ये क्या आपको मतलब लगता है कि कोई क्या क्या अंडर कवर कोई ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई ऐसी बात, कोई बज़ाहिर तो ऐसे ओपन मीडिया में तो कुछ नजर नहीं आता, क्या कोई हो सकती हैं? या फिर अब इस जो पाकिस्तान का प्रोटेस्ट है इसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा जापान? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप कह लें स्ट्रक्चरल है, दुनिया का निज़ाम कैसे बदल रहा है, उसके उससे ताल्लुक है। अब देखो ना, जब जापान राइज कर रहा था तो चाइना तो एक छोटी इकॉनमी थी, मतलब बड़ा मुल्क और छोटी इकॉनमी। और पर कैपिटा इनकम किसी ज़माने में चाइना की पाकिस्तान से भी कम थी, इंडिया की को लगभग बराबर बराबर थी। इंडिया की भी पर कैपिटा इनकम आपको पता है कि 90 की दहाई तक तो, बल्कि 2008-9 तक पाकिस्तान से कम थी। लेकिन जापान एक बड़ा मुल्क बन गया, फिर चाइना का राइज हुआ है। अब चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई, और सिर्फ दूसरी बड़ी इकॉनमी नहीं बन गई बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर बन गई। और सिर्फ दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं बन गई, वो एशिया पैसिफिक में उसका पोस्चर जो है वो अच्छा भला आप कह लें एजर्टिव है। उन्होंने काफ़ी सारे उधर आइलैंड्स बनाए हैं, आइलैंड्स में मिलिट्री बेसिस बनाए हैं। तो एक तो ये हुआ है। फिर वो इनकी एक हिस्ट्री भी है, जापान और चाइना की। अच्छा, मतलब चाइना का राइज होता है, वो मिलिट्री इकोनॉमिक पावर बन जाती है। अब जापान उसको कैसे ले रहा है? जापान की एक ठीक ठाक हिस्ट्री है चाइना के साथ। देखिए, जापान एक बड़ा मुल्क था, बन चुका था जो 19वीं सदी है उसके आखिर में, और वो बड़ा एग्रेसिव भी था, एक्सपेंशनिस्ट उसके थे। तो इन्होंने 1937 में मिसाल के तौर पे इन्होंने जो चाइना का एक प्रोविंस है ना, मंचूरिया वगैरह, उधर भी कब्जा किया हुआ था। फिर ये 1937 में एक इनका नंजिंग मैसेकर मशहूर है। तो चाइना के अंदर ही एक मैसेकर हुआ जिसमें हजारों की तादाद में, बल्कि कहते हैं शायद लाखों की तादाद में चीनियों को इन्होंने मैसेकर किया, जापानियों ने। तो मतलब आपने चीन के इलाके पे कब्जा भी किया हुआ था, फिर उधर इस तरह के वाकयात हुए जिसमें बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। तो चाइना की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में या नेशनल कॉन्शियसनेस में ये बात बड़ी वो उसमें गंदा है, मतलब उसमें मौजूद है। अच्छा, और उस हवाले से बड़े सेंसिटिव भी हैं। तो अब जब भी इन मुल्कों के बीच में कोई छोटी मोटी बात होती है तो चाइनीज उसके हवाले से बड़े सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, पहले तो चाइना को इस पे मसला कोई नहीं था, चूंकि जापान की पैसिफिस्ट पॉलिसीज थी, वो कोई डिफेंस पे खास इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। और उन्होंने तो ये कहा हुआ था कि हम तो कोई हमने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्ड ही नहीं करनी है। तो चाइनीज वर हैप्पी विद इट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये हुआ है कि जापान ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने क्यों रिव्यू करना शुरू किया? क्योंकि अगर चाइना सेंसिटिव है जापान के हवाले से कि इन्होंने माजी में हम पे कब्जा किया हुआ था, इधर में सेकर्स किए उन्होंने, तो जापान भी किसी न किसी हद तक कॉन्शियस है। वो शायद इस वजह से कॉन्शियस हैं कि भाई देखें, इनकी तो ये परसेप्शन है कि हमने इनके साथ हिस्टोरिकली बड़ी ज्यादती की हुई है, तो अगर ये दुनिया की बड़ी ताकत बन जाता है तो फिर क्या होगा? अच्छा, फिर एक अमेरिका और चाइना का कंपटीशन है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो जापान तो अमेरिका के साथ अलाइड है, जापान में तो अमेरिकी फौजें मौजूद है। तो जापान उस कैंप में, भले उनका अपना पोस्टर बड़ा डिफेंसिव था, लेकिन वो अमेरिकी कैंप में है। अच्छा, अब ट्रंप ने भी ये कहना शुरू किया कि जनाब, जैसे यूरोप से कह रहा था कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, और ये हम तो, अच्छा, एक तो ये कह रहा था कि डिफेंस बजट बढ़ाएं, इधर भी उसने कहना शुरू किया कि आप बढ़ाएं। दूसरा, ट्रंप की वजह से ये तासुर भी आया है कि ये तो काबिल एतमाद ही नहीं है। कल अगर प्रॉब्लम हो जाए जापान और चाइना का, तो ट्रंप कौन सा या अमेरिका कौन सा पीछे खड़ा हो? बिल्कुल। अब ये इनसिक्योरिटी भी आ गई। तो चाइना के ताकतवर होने से इनसिक्योरिटी आई जापान में। ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से अब कोई उम्मीद, उनको पक्की उम्मीद नहीं है कि कोई हमारे साथ प्रॉब्लम हो तो ये हमारे पीछे खड़ा होगा, उससे मसला हो गया। ट्रंप खुद भी कह रहा है कि आप लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं ताकि आप खुद जिम्मेदारी उठाएं, हम तो नहीं हमेशा के लिए आपकी जिम्मेदारी उठा सकते। अच्छा, ट्रंप को तो नेटो वाले बाकी ट्रस्ट नहीं कर रहे, मिडिल ईस्ट के मुल्क जो हैं वो ईरान की वजह से कि ये तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो अब किसी का एतमाद रह नहीं गया। अब जापान में फिर ये पॉलिटिक्स शुरू हुई कि भाई हमने फिर को अपना इंतजाम खुद करना है। अच्छा, अपना इंतजाम खुद करना है तो फिर वो वाली जो इन्होंने आइन में अपने प्रोविजन डाली हुई थी कि जनाब हम तो सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे, कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, और अपना डिफेंस बजट भी एक मिनिमल रखा हुआ था, तो उनका ये इसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो अब वो उसको रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना शुरू किया है, जब उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी शुरू की है, या अमेरिका के ज़्यादा करीब गए हैं इस अमल में,
ज़ाहिर है वो करीब होने का कोई मतलब ये भी होता है ना कि आप मजीद वेपन सिस्टम वगैरह खरीदें। या जापान क्वाड में भी आ गया, देखे ना, एक वो भी बड़ा माइलस्टोन था भाई, एक चाइना के खिलाफ बज़ाहिर एक ग्रुप बनता है जिसका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका मेंबर है, जापान भी उसका मेंबर बन जाता है। तो फिर चाइनीज़ को ये लगा कि ये तो हमारे खिलाफ उस अलायंस का हिस्सा है, जापानियों की अपनी परसेप्शन से। तो ये जो ताल्लुक ख़राब हुआ है ना इनके बीच में, उसमें अब जापान हाथ पाँव मार रहा है। अच्छा, अब क्वाड भी फिर वीक होना शुरू हो गया। पहले जापान क्वाड का मेंबर बना कि इससे मेरी सिक्योरिटी एनहेंस होगी, फिर पता चला कि क्वाड भी पीछे जा रहा है। अब जापान के ऑप्शंस क्या हैं? जापान फिर ये कह रहा है कि हमको बायलैटरल ताल्लुकात अपने अच्छे बनाए, मतलब अगर एक कोई इस तरह का अलायंस या अलायंस लाइक मैकेनिज्म मौजूद नहीं है तो हमारे कम से कम बायलैटरल ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। तो फिर वो जब इधर उधर देखते हैं कि वो कौन हो सकता है, तो उसमें जाहिर है कि इंडिया स्टैंड्स आउट। इंडिया का ताल्लुक भी चाइना से अच्छा नहीं है। वो होता है ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त होता है। तो अब चाइना का दुश्मन इंडिया है, तो फिर इंडिया से जापान ने दोस्ती करनी है, तो वो आप तो इस तरह से देख रहे हैं। पाकिस्तान तो फिर चाइना का पाकिस्तान तो दोस्त है। दूसरे कैंप में हुआ ना। तो पाकिस्तान तो चाइना का दोस्त है। तो ये डायनामिक है जो एक स्ट्रक्चरल लेवल पे प्ले कर रही है। अच्छा, लेकिन इसमें एक वो भी हुआ कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी जो चाइना को विजिट किया था गालबन मई 2026 में, तो एक उधर भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी। तो जो उधर जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई थी उसमें अगरचे जापान का जिक्र नहीं है, लेकिन वो उसमें जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं तो शायद जापान वालों को लगा कि हमारे बारे में ही हुए हैं, और मेरे ख्याल में उन्हीं के बारे में ही हुए होंगे। चाइनीज ने वो शामिल करवाए हैं तो उन्हीं के बारे में ही थे ना। फिर रिस्पांस हाँ, तो आएगी, उन्होंने, हालांकि उसमें जापान का नाम नहीं है, लेकिन एक नाम बड़ा फर्क ये है कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुआ उस स्टेटमेंट, उसमें पाकिस्तान का नाम हम नहीं है। स्टेटमेंट भी आपसे सुनेंगे ना, क्या हाँ, स्टेटमेंट? तो वो स्टेटमेंट ये है कि both sides agreed that it is essential to firmly uphold the victorious outcomes of World War II. अच्छा, victorious outcomes of World War II क्या थे? जापान डिफीट हो गया, जापान ने मान लिया कि आइंदा वो आर्मामेंट नहीं, वो डिफेंसिव रहेगा, वो कोई उसका ऑफेंसिव पोस्चर नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जी उसको अपहोल्ड करने की जरूरत है कि जापान वो काम ना करे। अभी इशारतन ये जिक्र है, ये चूंकि विक्टोरियस आउटकम्स तो यूरोप में भी हुई थी ना, मतलब ये अब इशारा उस तरफ नहीं है, इसका इशारा एक्चुअली अपने रीजन में क्योंकि चीन के वजीर आजम के साथ बात हो रही है ना, तो एक ये बात थी जिससे गालबन जापानी थोड़ा बहुत ऑफेंड हुए होंगे। अच्छा, फिर इसी में है कि एंड अपोज एनी अटेम्प्ट टू रिवाइव फाशिज्म एंड मिलिट्रिज्म। अगेन फाशिज्म कौन सा? अच्छा, वैसे तो जापान में भी फार राइट की पार्टी आई हुई हैं, आप कह सकते हैं शायद उनके बारे में था। जर्मनी में भी तो फार राइट की पार्टी है ना, लेकिन इधर जापान वालों ने कहा कि ये फाशिज्म और मिलिट्रिज्म भी शायद हमारी तरफ ही इशारा है। अगेन चूंकि कॉन्टेक्स्ट है ना, अब चीनी वजीर आजम से मिल रहे हैं, अब चीनी वजीर आजम को क्या लगता है कि वो जापान यूरोप की बात करेगा। द टू साइड्स एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर द पोस्ट वार इंटरनेशनल ऑर्डर underpinned by international legal documents such as the Cairo Declaration and the Potsdam Proclamation and other principles of international law for the maintenance of world peace and security and safeguard historical truth and international justice. अब historical truth और international justice और ये जो इशारे हैं ना कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर क्या था? उसमें जापान डिफेंसिव साइड पे चला गया, डिफेंसिव होगा, उसके कोई एग्रेसिव एम्बिशंस नहीं होंगे, वो आर्मामेंट नहीं करेगा, मतलब उनके अपने आइन में उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। ये नहीं है कि दुनिया ने उन पर इम्पोज किया हुआ, मतलब एक तरह से इम्पोज ही किया था, अमेरिकियों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, लेकिन ये था कि उनके अपने आइन में है जो उन्होंने फिर खुद अडॉप्ट किया। तो अब इधर सिर्फ उसी तरफ एक तरह से इशारे बनते हैं। तो अगरचे जापान का जिक्र नहीं था, लेकिन जापान में गालबन जो रीड हुआ वो यही था कि इन्होंने इम्प्लाइड किया है कि ये पाकिस्तान चाइना के इस स्टांस को सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है चाइनीज ने भी कहा हो कि इसमें जापान का नाम भी डाल दें, लेकिन पाकिस्तान ने शायद रिजेस्ट किया होगा, और या शायद चाइनीज समझदार हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सेंसिटिविटी का ख्याल रखा होगा, उन्होंने खुद ही ये इंसिस्ट नहीं किया होगा कि आप हमारा नाम डलवाएं जापान। लेकिन वो चीनी तो इस तरह के दोस्त हो सकते हैं कि वो कहें कि भाई हमें आपकी सेंसिटिविटी का ख्याल है तो आप बेशक नाम ना लें, इंडियन नहीं। तो अब मोदी साहब ने तो वो पाकिस्तान की जापान की सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं, तो उसने कहा जी अब जापानियों की ज़रूरत हम बन रहे हैं, तो उन्होंने इंसिस्ट किया होगा कि नहीं जी आप पाकिस्तान का नाम ज़रूर लें, और जापानी मान गए होंगे, चूंकि उनका प्राइमरी इंटरेस्ट तो अब यही है ना कि वो चाइना को अगर थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं,
तो उसके मुकाबले में वो अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करें। तो अब इंडिया जैसा बड़ा मुल्क भी हो जिसको वो एक बड़ा अपना एक कलीदी अलाई फ्यूचर में देख रहे हों, या जिसके साथ पार्टनरशिप्स को वैल्यू करते हो, इकॉनमी भी बड़ी है, उधर ज़ाहिर है मार्केट भी बड़ी है, तो अगर आपको चूज़ करना पड़े जापान को कि हम किसी एक मुल्क को चूज़ कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली और मोदी इंसिस्ट करे कि आप चूज़ करें, और इधर तो खैर चूज़ करने वाली बात नहीं थी, डिक्लेरेशन में एक लफ्ज़ था कि पाकिस्तान का नाम लेना है या नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने शायद काफ़ी एजर्ट किया है और उन्होंने उसको कंसीड किया है। बिल्कुल।